आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र उसके बारे में बताएंगे कि चिट्ठी कहाँ से कहाँ कैसे किस तरीके से पहुँचती है। तो देखिए, आजकल का समय तो मोबाइल का हो गया है ना। हमको कोई भी बात करनी होती है, हमने तुरंत मोबाइल के नंबर डायल किए और बात हो गई। मगर पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिसके द्वारा हम अपनी बातों को वहाँ तक मतलब अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार वाले लोगों के पास पहुँचा सकें। तो केवल एक ही माध्यम था, पत्र। ठीक है। तो ये पत्र जो है, पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतर्देशीय, ये सब हमको कहाँ से मिलते थे? पोस्ट ऑफिस से, है ना, डाक खाने से हमको मिलते थे। तो जो पत्र का सिलसिला था, पहले लोग अपने हाथों से लिखते थे और लिफाफे के अंदर वो पत्र डालकर उसमें सही पता लिखकर, उसमें पते लिखने के बाद उसमें डाक टिकट लगाकर फिर हम जो पोस्ट बॉक्स होता था उसमें डालते थे। ठीक है। फिर उसमें जितनी सारी चिट्ठियाँ सब इकट्ठी हो जाती थी, तो जो पोस्ट डाकिया होता है वो चिट्ठियाँ निकालता है पहले, फिर उसको जगह जगह छांट के रखता है कि कौन से स्थान की कितनी चिट्ठियाँ हैं। फिर वो जगह जगह दूसरे दूसरे डाकियों को देखकर जो उस क्षेत्र में निर्धारित है, निश्चित है, मतलब निर्धारित हैं, उनको पकड़ाकर फिर वो चिट्ठियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाई जाती हैं। तो देखिए, 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने भी पत्र लिखे होंगे। वे पत्र अपने सही पते, समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान तक भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी का डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। तो देखिए, जो पत्र लिखा हुआ है ना, लिफाफे में जो एड्रेस लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से हमको एड्रेस लिखना चाहिए। जैसे ये महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, ये कोई एड्रेस नहीं है। ठीक है। जिस जगह से पत्र मतलब जहाँ पत्र भेज रहे हैं उस जगह पे उस व्यक्ति का नाम, फिर उस जगह का नाम पूरा, फिर ज़िला, फिर पिन कोड, ये सारी चीज़ें हमको क्रम से लिखनी पड़ती है, तभी वो हमारा पत्र जो है सही स्थान पर पहुंचता है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा। ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जहाँ हो वहाँ, अब किसी को क्या पता कि वर्धा में वो कहाँ रहते हैं, है ना। तो हम जिस जगह जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का एड्रेस, नाम, उस मोहल्ले का एड्रेस किस शहर में है, किस ज़िले में है, सारी जानकारी हमको उसमें लिखनी पड़ती है, तभी वो हमारे सही जगह पर पहुँचता है। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से छोटी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में उनका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। ठीक है। जो हम नंबर लिखते हैं ना डिब्बे के अंदर, वो पिन कोड कहलाता है। तो हर जगह का, हर शहर का अपना अलग पिन कोड होता है। ठीक है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। जैसे कई जगह का नाम एक जैसा होता है ना, कई जगह एक जैसा नाम है, मगर अब एक जैसा नाम है तो उसको कैसे पहुंचाया जा सके कि किस जगह भेजना है इसको, तो वो जो पिन कोड रहता है उसका, जो नंबर लिखे रहते हैं, उसके द्वारा उस शहर का, उस गांव का पता चल जाता है कि ये चिट्ठी इस जगह की है, तो उसको छांटने में सुविधा रहती है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT
को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। इस अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरों की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, इसकी जानकारी आप लीजिएगा। इसके बाद देखिए, टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इनमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। ठीक है, तो ये सब करने की चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए, इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब पिन कोड किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन का साधन बेहद सीमित था, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। पहले लोगों के पास कोई आने जाने का साधन भी नहीं था, है ना, तो लोग पैदल जा जाकर चिट्ठियाँ एक दूसरे के घरों में पहुंचाते थे। कबूतरों के माध्यम से अपने पत्रों को पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। जो राजा महाराजा के यहाँ पर हरकारे होते थे, तो एक पत्र को दूसरे राजा के पास तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबा रास्ता उनको तय करना पड़ता था। रास्ते में उन्हें जंगली जानवर भी मिलते थे, बहुत सारी बाधाएं होती थी, मगर उनको क्या पत्र की सुरक्षा करनी होती थी, इसलिए बहुत सोच समझ कर उनको वहाँ से आगे बढ़ना होता था। उनको रास्ते में डाकू भी मिलते थे, लुटेरे भी मिलते थे, जंगली जानवर का भी उन्हें डर रहता था, मगर इसके बाद भी वो पत्र को सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी रहती थी। डाक की रक्षा करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्लभ व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आज भी मतलब उस जगह पे हरकारे ही डाक पहुंचाने का काम करते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज आसान साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता था। मतलब कबूतरों की भी जातियाँ जो होती हैं ना, वो अलग अलग होती हैं, जिसमें गिरहबाज और हुमर ये जो प्रजाति होती है, इसको प्रशिक्षण दिया जाता है पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उस प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय करते हैं। तो देखिए, कबूतर वाला जो
पार्ट है। उड़ीसा पुलिस खासतौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 18-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट में अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फ्रेंच 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। तो आपने पत्र के बारे में पढ़ा, आपको पूरी जानकारी मिली। तो पहले जो था संदेश मतलब भेजने का तरीका वो चिट्ठी ही थी और कबूतरों के माध्यम से भी हम अपना संदेशा भेज सकते थे। मगर अब हमारी जो ये दुनिया है इसने बहुत तरक्की कर ली है। अब पत्र का साधन बहुत सीमित हो गया है। अब पत्र भेजने की ज़रूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि लोग आजकल इंटरनेट, मोबाइल इन्हीं से मतलब अपनी सारी बातों को बता लेते हैं, तो पत्र की तो आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए पत्र जो है, अब जो पोस्ट ऑफिस है, बहुत कम व्यक्ति हैं जो पत्र का सहारा लेते हैं। तो आपको पत्र में लिफाफे में सही एड्रेस, नाम, पता, ज़िला और जिस जगह भेज रहे हैं, शहर या गांव, वहाँ का पिन कोड, वो सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होती है। उसमें डाक टिकट लगाना होता है, तब भी हमारा पत्र सही स्थान पर पहुँचता है। और जब हम उस पत्र को पूरा मतलब लिफाफे के अंदर रख के पूरा सब लिख देते हैं, तो हम जाके उसको मतलब पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं और जो डाकिया होते हैं उसको निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सा पत्र हमको कहाँ भेजना है। तो पत्र के बारे में आपको जानकारी मिली, तो आप भी कोशिश करिएगा। आपके घर में भी पुराने कोई पोस्ट कार्ड वगैरह पड़े हो तो उस पर पत्र लिखने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।